नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का 9वां अध्याय आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि क्यों हर पुरुष के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी अर्धांगिनी की जो भी राय है उसको अपनी राय के अंदर सम्मिलित करके ही आगे बढ़े। बहुत बार पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनको जीवन का अनुभव ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा दुनियादारी देखी है, या उनको पता है कि काम धंधा कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों से डील किया जाता है। तो जब भी उनकी जो पत्नियां हैं उनको किसी ऐसे विषय के अंदर, ऐसे किसी ऐसी संबंध में अपनी राय देती हैं, तो वो उनकी राय को दरकिनार कर देते हैं और वह ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को कुछ पता नहीं है और उनकी राय जो है वह मूर्खता से भरी हुई है। दोस्तों, कभी कभी आपकी अर्धांगिनी की राय को मूर्खता से भरा हुआ समझना आपके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता साबित हो सकता है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ, हमारे जीवन के अंदर यह बहुत बार हो चुका है और हमने बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चोट, बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद इस बात को समझा कि क्यों अपनी पत्नी की बात एक पुरुष को सुननी चाहिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो कुछ इसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो हमारे जीवन के किस्से हैं उनको हम अपने आज का जो जीवन कहानी का जो अध्याय है उसके अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या शिक्षाएं हमने इन सब से प्राप्त करी वो भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, लगभग जब हमने अपनी 12वीं कक्षा को क्लियर कर लिया था और हमने अपने घर से बाहर कदम रखा था, कमाना धमाना शुरू कर दिया था, तो हमारे जो पिताजी थे, जिनको बहुत ज़्यादा, उनको अल्कोहल प्रॉब्लम था, तो वो कुछ इस प्रकार से बीमार हो गए कि उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहे। हालांकि कहीं ना कहीं हम इसको इस बात से भी लेकर के चलते हैं कि जब तक हमारा जीवन का वो पड़ाव नहीं आया था कि हम घर से बाहर निकलें, तब तक का ही शायद हमारा कोई हिसाब किताब हमारे पिताजी के साथ था। हमें घर में परेशानियां झेलनी पड़ती थी और बहुत सारे तरह के इश्यूज़ हैं जो कि हमने आप सभी के साथ अपने जो पुराने, जो हमारे इस सीरीज़ के जो एपिसोड्स हैं उसके अंदर भी शेयर किए हैं। बहरहाल, तो जब हम कमाने लग गए थे तो उसके बाद पिताजी काफ़ी बीमार हो गए थे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को समझते हुए, पुरानी सारी बातों को भूल करके हमने अपने पिताजी की सेवा करना सही समझा, अपना धर्म समझा। और हमारे पिताजी की जो 1 साल हमने सेवा करी उसका एक आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर अपने जीवन के अंदर जो तरक्की हमने कभी नहीं की थी, जिस स्थान पर हमारी ग्रोथ होनी थी, हमें ऐसा लगता है कि जैसे उनके आशीर्वाद से ही हम उस स्थान तक पहुंच पाए थे। और फिर अपने लाइफ के अंदर हमने बहुत ग्रो किया, बहुत कुछ सीखा और शायद वहाँ जो हमने सब सीखा वहीं से हमें ये कला हमारे पास आई कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप सभी के सामने आज प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें हमारे पिताजी का जो आशीर्वाद है वो सम्मिलित है। तो वो भी जो सारा किस्सा है, क्या हुआ, कैसे, क्या सेवा करी और क्यों करनी चाहिए, ये भी हम आज का जो हमारा ये एपिसोड है इसके अंदर आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे करुणा भट्ट जी को, जिन्होंने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। करुणा जी, आप हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा। उस बटन का इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसको ऑप्ट कर सकते हैं और सेवाओं का विस्तार करने में आप भी हमारे सहयोगी बन सकते हैं। इसी के साथ साथ एक छोटा सा अपडेट आप सभी को हम देना चाहते हैं। दोस्तों, हम ये जानते हैं दोस्तों कि समय समय पर आप सभी लोग हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं,
जिन मैसेजेस के माध्यम से आप हमसे माने आप हमारे जो सेशंस हैं उनको आप स्केड्यूल करना चाहते हैं, आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे जो सेशंस हैं वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड होते हैं, या जो हमारा स्केड्यूल है वो इतना टाइट होता है और बहुत बार हम ट्रैवल भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे अभी भी ये 10 दिन हो चुके हैं, पिछले 10 दिनों में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, अब जा कर के कर रहे हैं। तो क्षमा चाहते हैं। तो इस समय के अंदर मतलब आपको वो रिस्पॉन्स उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाता जितना फ्रीक्वेंटली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उतना जल्दी आपको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए प्रभा बहन हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्रभा बहन के पास हमारे व्हाट्सएप का एक्सेस है, और तो वो क्या करती हैं कि समय समय पर, जैसे तो डेली वो हमारे व्हाट्सएप को एक्सेस करती हैं एक्सेप्ट फॉर संडे। अगर आप इतवार के दिन हमारे को मैसेज भेजेंगे तो प्रभा बहन रिप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सोमवार से शनिवार आप अगर हमें मैसेज भेजेंगे तो दिन में 2 से 3 अलग अलग टाइम है जिसके अंदर प्रभा बहन जो हैं वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई करेंगी, और कम से कम आपके जो बेसिक प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिल जाया करेंगे, और जो सेशंस हैं उनको स्केड्यूल करने में जो भी नियरेस्ट टाइम स्लॉट हमारे पास अवेलेबल होगा उसके अंदर प्रभा बहन स्केड्यूल करने में आपकी मदद कर दिया करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि इसके ऐसा करने से कम जो उत्तर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें भेजें तो कुछ आपको रिस्पॉन्स तो मिले, जो कि पहले नहीं मिल पा रहा था, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी जीवन कहानी के 9वें अध्याय की तरफ। तो दोस्तों, ये बात है उस समय की जिस समय हमने अपनी 12वीं कक्षा का अंतिम जो हमारा पेपर था, जो एग्ज़ाम था, उसको लिख दिया था, और अंतिम एग्ज़ाम देने के 2 दिन बाद ही हमने जो है इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, अभी इस समय पर हम चाहते तो थे कि हम और आगे पढ़ें, प्रॉपरली ग्रेजुएशन करें, किसी अच्छे कॉलेज से कोई डिग्री हम प्राप्त करें, और क्योंकि हमें मजबूरन कॉमर्स ले लेना पड़ा था, हालांकि हमने बताया था कि हम साइंस साइड से पढ़ाई करना चाहते थे। 10वीं में बहुत अच्छा हमने स्कोर भी किया था साइंस में और मैथ्स में, लेकिन क्योंकि हमारी मजबूरी थी, घर की परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो पहले तो हमने निश्चय किया था 11वीं में कि चलो कॉमर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि साइंस की पढ़ाई हमें कोई नहीं पढ़ा पाएगा। और 12वीं के बाद फिर दोबारा से वही प्रश्न हमारे सामने आ गया। कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मोटा मोटा 1-2 ही विकल्प होते हैं, और जिनमें से एक विकल्प होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन फिर 12वीं के बाद फिर से यही आ गया बात सामने कि भैया अब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो 5 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। 5 साल पढ़ाई करने की जो मेहनत है उससे तो हम नहीं डरते थे, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल थे उनको प्लेस किया और उनको इवैल्यूएट किया, जैसे कि जितनी भी पढ़ाई करनी है, क्या उस पढ़ाई को पढ़ाने के लिए हमारे अपने पिताजी के पास पैसे थे, क्या वो हमें सपोर्ट कर सकते थे? तो उसका उत्तर था नहीं। अगर हम घर पे ही रहते, पढ़ाई करते, तो जो माहौल घर के अंदर था, लड़ाई झगड़ों वाला जो माहौल घर के अंदर था, क्या उस माहौल के अंदर हम पढ़ाई कर पाते जितनी आवश्यकता है? उसका उत्तर था नहीं। इसके साथ साथ हम ना जाने कितने वर्षों से सक्षम होने के बारे में सोच रहे थे। हम चाहते थे कि हमें किसी से पैसा ना लेना पड़े। अब हमारा अगर हम चूज़ करते कि हमें ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, तो हमारे जो चाचा जी थे वो हमें सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो हमें बोला भी था कि बच्चे पढ़ना है तो हम कर देंगे सपोर्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्यूशन कॉलेज जो भी लगेगा हम उसको देख लेंगे। लेकिन हमारा अंतर्मन जो है हमें बहुत कचोटता था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे चाचा जी को, क्योंकि उनका अपना भी परिवार था और अपनी भी बच्चे हैं, अपने घर की भी जिम्मेवारियां हैं, 100 उनको बिजनेस की टेंशन्स थी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी टेंशन हमारे चाचा जी लें। तो हम चाहते थे कि अब अपना जो घर है, जॉइंट फैमिली में जिसमें हम रहते थे, उसको हम खुद चलाएं, और अब हमें किसी के आगे भी कोई हाथ ना फैलाना पड़े। तो इस समय पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे को नज़र आ रहा था, जिसके अंदर पैसे भी ठीक ठाक मिल जाएं, लर्निंग भी अच्छी हो जाए और कुछ अच्छा काम करने को भी मिले, तो वो हमारे को कॉल सेंटर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर नज़र आ रही थी।
अब क्योंकि दोस्तों हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, तो पर्पसली हमने हमेशा इस इंडस्ट्री के अंदर सेल्स का जो जॉब होता है, सेल्स प्रोफाइल होता है, सेल्स से जुड़े हुए जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर काम करना बेहतर समझा। क्योंकि जब आप बेचने का काम करते हैं, जब आप रेवेन्यू कंपनी के अंदर लेकर के आते हैं इस बेसिस पे कि आपने कितने ज़्यादा लोगों को कन्विंस किया, तो उसके अंदर क्या है, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं एज़ कंपेयर टू बहुत सारे बच्चे जो कि एक कस्टमर सर्विस प्रोफाइल को या बैकएंड प्रोफाइल को लोग चूज़ करते हैं। क्योंकि बच्चे जो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि यार टेंशन फ्री वाला काम हो और पैसे भी ठीक ठाक हमारे पास आ जाएं। लेकिन हमारी सोच ये थी कि काम जितना मर्जी करवा लो, लेकिन जो गरीबी है उसको पूरी तरह से मिटा देना है, अपना जो जीवन है उसको सुधार लेना है। अब ऐसे ही प्रयास के अंदर दोस्तों हमारे शुरू के समय में जब हमने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, तो बिल्कुल पहली बार तो हमारे को पता है कि हमें एक जगह पर बुलाया गया था रात को 11 बजे इंटरव्यू देने के लिए। वो एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, लेकिन और उन्होंने इंटरव्यू लिया और पहली रात में ही हमारे को पता लग गया कि ये लोग जो है किसी प्रकार का फ्रॉड करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आजकल कई बच्चे जो हैं वो जो फ्रॉड्स टाइप की जो कंपनियां होती हैं जो लोग दूसरों को लूटने का काम करते हैं, वहाँ पर बच्चों को जो है थोड़ी आसानी से नौकरी मिल जाती है और बच्चे भी गिव अप कर देते हैं। उनको जो वहाँ पे पैसा दिखता है, जो लालच दिखता है, उसके आगे खुद को सरेंडर कर देते हैं और बहुत सारे जो है विक्रम बनाने लगते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बात कर रहा है वो सिर्फ एक आवाज़ है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की समझ थी कि भाई पैसा कमाना है, लेकिन दूसरों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी है। मैं इस बेसिस पे पैसा नहीं कमाऊंगा कि मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को लूट लिया। तो सबसे पहला किस्सा तो ऐसा हुआ था कि हम किसी ऐसी कंपनी में पहुंच गए थे, तो रात को पहुंचे, पूरी रात उन्होंने बिठा करके रखा। पहले ही दिन उन्होंने बोला कि कॉल सुनो और ऐसे 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 होता है। और अगले दिन सुबह वो लोग हमारे को घर तक छोड़ने के लिए भी आए, मतलब जैसे जो ड्रॉप होता है कैब के अंदर। हमने उनको कहा कि हाँ हाँ हम शाम को मिलेंगे, और फिर शाम को हमने उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो एक दिन का हमारा ऐसा अनुभव भी था। विस्तार में फिर कभी बताएंगे, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर एग्जैक्टली बताएंगे कि वो लोग क्या करते थे। तो लेकिन फिर भी हमारे को निश्चय था कि अगर हम सही काम भी करते हैं तो भी हमारे को जो है हम अच्छा पैसा कमा लेंगे, ठीक ठाक इंडस्ट्री है। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल पहला पहला जो हमारा जॉब लगा वो एक न्यूज़पेपर के लिए था वो कॉल सेंटर। लेकिन न्यूज़पेपर के लिए वो कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, तो उनकी सीट्स बेचनी होती थी। तो उसमें काम किया, उसमें बहुत स्ट्रगल देखा। अच्छा, इनिशियल फेज़ के अंदर जो पहला 1 साल दोस्तों हमने देखा, उसके अंदर ये वाले चैलेंजेस हमारे को बहुत ज़्यादा आए कि हमसे काम करवा लिया जाता था लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता था। हमसे काम करवा लिया जाता था लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता था। अब ऐसा ना बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि जब वो अपना करियर शुरू करते हैं तो शुरू में क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं होता, उनको बड़ी कंपनियों के अंदर नौकरी नहीं मिलती है, उनको छोटी कंपनियों के अंदर नौकरी मिलती है और वहाँ पर ये सब कुछ होता है। अब होता क्या है, ऐसी कंपनियों में प्रेशर ज़्यादा होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन पैसे के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि ये तो बेकार है। लेकिन दोस्तों हमें हमें हमेशा क्लैरिटी थी इस चीज़ की कि भैया मेरे को कुछ काम धंधा नहीं आता है, अभी मुझे ठीक से उतनी अच्छी अंग्रेज़ी भी बोलनी नहीं आती है। तो अभी ये मैं जितना भी मैं टाइम बिता रहा हूँ ना, जहाँ पर भी ये मेरे साथ हो रहा है कि काम करवा लिया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं या उसके अंदर आनाकानी होती है, तो हम इसको ऐसे लेकर के चलते थे कि भैया ये हम फ्री में ट्यूशन ले रहे हैं, फ्री में हमारे को एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो जितना पैसा मिल गया उतना अच्छा है। हम इस प्रकार से लेकर के चलते थे और इस वजह से इस पॉजिटिव अप्रोच की वजह से हमारी बुद्धि हमेशा खुली रहती थी। तो पैसे मिले ना मिले लेकिन हम सीख बहुत कुछ लेते थे कि काम किस प्रकार से होता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि हर बच्चे को इसी अप्रोच से आगे बढ़ना चाहिए। शुरू में इस प्रकार का स्ट्रगल आता है। तो पहले हमने एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर के लिए काम किया जो कि एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे। पहले महीने की तनख्वाह आ जाती है, लेकिन और एक महीना जब हम काम करते हैं तो उनका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस उन्होंने पहली बार ही लिया था। कंपनी बड़ी थी वो, लेकिन ये न्यूज़पेपर वाला प्रोसेस पहली बार आया था, तो उनका वो प्रोसेस ही फेल हो जाता है। एक भी सीट कोई भी एजेंट कंपनी के अंदर नहीं भेज पाता है, जिसकी वजह से स्टाफ को निकाल दिया जाता है।
तो 1 महीना काम किया, कुछ पैसे आए और फिर उसके बाद ठन ठन गोपाल 7-8 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल रहे थे। तो फिर उसकी स्ट्रगल थी कि बोलते हैं कि 45 दिन बाद आओ, और 45 दिन बाद भी वो लोग चक्कर कटवाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी नौकरी गई उसी दिन हमने दूसरी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। मतलब हम परवाह नहीं करते थे कि नौकरी चली कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। मतलब इससे डीमोटिवेट नहीं होना, खुद को हम समय ही नहीं देते थे जानबूझ करके कि हम इस चीज़ के ऊपर मनन चिंतन करें कि हमारे पास कुछ था वो खो गया। तो पहली ये जो नौकरी थी न्यूज़पेपर वाले जॉब की, 9,000 रुपये थी, लेकिन डोमेस्टिक प्रोसेस था। फिर जहाँ हम रहते थे वहीं रोड को क्रॉस करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस में हमारे को जॉब मिल गया। वहाँ काम किया, 1 महीना वहाँ पे भी तनख्वाह आ गई। फिर 1 महीना कुछ ऐसा उनका प्रोसेस फेल हो गया, तो वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ही रुलाया पैसे के लिए। पहले उन्होंने कहा कि 45 दिन बाद जो है आज आपको निकाल दिया गया है, 45 दिन बाद जो है आपका फुल एंड फाइनल होगा। फिर 45 दिन बाद जब उनके पास फुल एंड फाइनल के लिए गए तो उन्होंने 1 महीने बाद का चेक दे दिया। 1 महीने बाद का जब चेक हमने अपने बैंक अकाउंट के अंदर डाला तो वो चेक बाउंस हो गया, और फिर उन्होंने चक्कर कटवाए। वो बाउंस चेक है, फिर आपके घर पे आता है। अब 7-8 हज़ार रुपये का चेक है, इसके लिए आप केस तो करोगे नहीं, और तब थे भी हम 17 साल के बच्चे, तो बच्चे को क्या ही पता होता है। तो फिर धक्के खाए, तो 1 महीना काम करने का पैसा जो है 3-4 महीने बाद मिला। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर एक किस्सा बहुत अच्छा हो गया था हमारे साथ, और वो किस्सा ये था कि यहाँ पर एक भाई हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली थी, जो बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस प्रोसेस के अंदर अगले 2 सालों तक काम करोगे, 8,000 तनख्वाह मिलती थी, 2 सालों तक काम करोगे, अच्छे से इसको सीखोगे, तो कहीं जाकर के तुम मार्केट के अंदर 15,000 रुपये तनख्वाह लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जिस दिन उस भाई ने ये बात बोली थी ना, उसी दिन वैसे हम समझ गए थे कि यहाँ पे हमारे को ज़्यादा काम नहीं करना है। हमने अंदर से ही संकल्प कर लिया था कि ये सब फालतू की बात है, मैं कितना पैसा कमाऊँगा ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं करेंगे। और दोस्तों परमात्मा की कृपा से, और जो संकल्प परमात्मा हमारे को दे रहे थे, जो आगे वो हमारे को बढ़ा रहे थे, जो परेशानियाँ वो हमसे छीन लेना चाहते थे, उन आशीर्वादों की मदद से अगले 6 महीने के अंदर ही हम ऐसी नौकरी करने लग गए थे जिसके अंदर 25,000 रुपये तो हमारे को बेसिक तनख्वाह मिला करती थी। 2008 की बात कर रहे हैं। और उसके साथ वहाँ पर इंसेंटिव्स उनके ऐसे थे कि आप लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आप कमा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत नाम था उस कंपनी का। तो लेकिन जो पहला जो हमारा वर्ष था ये बहुत ज़्यादा दोस्तों उथल पुथल से भरा हुआ था। हमें ऐसा लगता है कि पहले वर्ष के अंदर ही 5 से 6 अलग अलग कंपनियों को हमने छोड़ा और ज्वाइन किया, छोड़ा और ज्वाइन किया, और ये सैलरीज डिले होना और ये सारे जो अनुभव हैं ये हमारे को होते रहे। लेकिन इस एक जो पहला वर्ष था हमारा 12वीं का पेपर देने के बाद दोस्तों, इस वर्ष के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि अंत के समय में हम थोड़ा स्टेबलाइज होने लगे थे, और हम ऐसा बहुत ही ठोक बजा करके उस समय पे कहते थे कि टेलीफोन के माध्यम से अंग्रेज़ों को जो भी चीज़ बेची जाती है, शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी मार्केट के अंदर जो हमने बेची ना हो। तब तक हमारा इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, अगर हम इंटरव्यू में बैठते थे तो हम कहते थे कि भाई, जैसे कुछ बोलते ना, आपने देखा होगा, बोलते हैं कि सेल मी दिस पेन, तो हम बोलते थे कि भाई पेन छोड़ो, आप जो बोलोगे वो मैं बेच करके दिखाऊंगा फ़ोन के ऊपर, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था क्योंकि बहुत कुछ बेच लिया था। तो और हमने एक चीज़ को सीखा, ये हमें शिक्षा मिली, और ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं दोस्तों। जब भी कोई बच्चा किसी नौकरी के अंदर जाता है, किसी जॉब के अंदर जाता है, वो क्या करते हैं, एक कंपनी के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि कंपनी ही मेरा भविष्य है। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या फिर वो किसी एक विशेष प्रोसेस से खुद को अटैच कर लेते हैं कि ये प्रोसेस चलेगा तो ही मेरा जीवन बनेगा। दोस्तों हमने अपने जीवन से ये सीखा है कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा कुछ भी हो जाए, और बड़े से बड़ी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में हुई हैं जो कि हम शेयर करेंगे, लेकिन जीवन नहीं रुकता है, जीवन चलता रहता है, अपना रास्ता निकाल लेता है। केवल आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे अपना रास्ता निकालना है, मैं नहीं हारूंगा, मैं इससे और ज़्यादा ग्रो कर जाऊंगा। तो होता है ना, जीवन पीछे खींचता है आपको, लेकिन इलास्टिक बैंड की तरह पीछे, फिर जो अनुभव मिलता है उससे आप रॉकेट की तरह आगे जाते हो। आज भी जो हम काम कर पा रहे हैं, ये जो वीडियोस हम बना पा रहे हैं, इतना कुछ शेयर कर पा रहे हैं, इसलिए है क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस हम गेन कर पाए। तो बहरहाल,
तो अब ये एक समय कुछ ऐसा था कि हमने 6 महीने 7 महीने के अंदर हम इतने लायक हो गए थे कि 50,000, 60,000, 70,000 रुपये महीना हम कमाने लग गए थे। फिर मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि जो 25,000 रुपये वाली नौकरी, अच्छा इसमें भी एक किस्सा हो गया हमारे साथ। इसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स, हम कॉन्ट्रैक्ट पे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं उनको हम भेजा करते थे। लेकिन अब इस समय के अंदर एक MLM कंपनी का बूम आ गया हमारे मोहल्ले के अंदर। होती ना MLM कंपनीज़ है कि अपने नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, दो के नीचे दो जोड़ो, और बस मर्सिडीज़ घर पे। अच्छा, हमारे स्कूल टाइम के अंदर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हमने देखी थी, लेकिन हम कभी भी आकर्षित नहीं होते थे। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप तरक्की कर रहे होते हैं ना दोस्तों, तो आप देखना कि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर आती हैं जो कि आपका ध्यान भटकाती हैं। अब हमारे साथ समस्या क्या थी, हमें कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि हमारे पिताजी से वैसा बॉन्ड ही नहीं था। और ये जब हमने काम करना शुरू किया था तो पिताजी बहुत बीमार होने लग गए थे, क्योंकि वो पीते बहुत ज़्यादा थे, तो उनको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनकी ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि वो हमारे को गाइड कर पाए। उनके लिए हमारे को आए दिन जो है उनको कभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर वो बेहोश हो जाते थे। उनका कुछ ऐसा था कि लिवर बिल्कुल काम करना बंद हो गया था, तो टॉक्सिन्स उनके दिमाग में चले जाते थे। तो वो एक अलग स्ट्रगल था। तो जो थोड़ी बहुत भी गाइडेंस पिता से मिल पाती, वो हमें नहीं मिल पा रही थी। सब कुछ हम खुद सीख रहे थे। तो क्योंकि हम इस चंचल स्वभाव के थे, और हम था कि बहुत जल्दी बहुत कुछ करना है, हमें जल्दबाजी थी इस चीज़ की, तो इसी वजह से जो 25,000 रुपये वाली नौकरी हमारे को लगी थी ना दोस्तों, तो इसको हमने 3 महीना किया। लेकिन उसके बाद फिर हम कुछ लोगों से मिल गए, जिसके अंदर हमारे को ऐसा था कि घर से हम कॉलिंग करके एक कोई प्रोडक्ट था उसको हम बेच सकते हैं, और उसके साथ साथ ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का हम काम करेंगे। तो हमारे को लगा कि भाई मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी मर्सिडीज़ तो आने ही वाली है, और उसके साथ साथ जो है मैं कॉल सेंटर वाला, मेरे यहाँ से मैं इतना पैसा तो 25-30 हज़ार रुपये तो कमा ही लूँगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा करके हमने वो किया। लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही हमारे को समझ में आया कि भैया हमारे साथ स्कैम हो गया है। अच्छी खासी नौकरी लगी थी, वो नौकरी भी हमारी छूट गई। बहरहाल, तो उसके बाद फिर हमने दोबारा से अपना जो हंट है उसको चालू किया, और फिर करके हम एक कंपनी के पास के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पे हम ऑनलाइन जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंग्लैंड के लोग हैं, उनको लॉटरीज बेचा करते थे। कम्प्लीटली लेजिटिमेट था। एक लेचनस्टाइन करके कंट्री है, तो उनकी गवर्नमेंट की एक लॉटरी थी जो चलती थी, वर्ल्ड लॉटो कॉरपोरेशन करके। तो उनके लिए हम काम करते थे। नाम कंपनी का इसलिए ले लिया है दोस्तों हमने, क्योंकि अब वो उसको बैंकरप्ट हुए बहुत समय हो चुका है। अच्छा, ये भी एक विशेषकर हमने शेयर किया दोस्तों किस्सा। तो इसी समय पर जब हम ये वर्ल्ड ऑटो कॉरपोरेशन वाले प्रोसेस में हमने काम करना शुरू किया, तो यहाँ पे हमें 25,000 तनख्वाह न मिल करके 18,000 रुपये तनख्वाह मिली। लेकिन उसका प्रोसेस कुछ ऐसा था कि आप अपना एक प्रकार से अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके साथ रेगुलरली लॉटरी खेल रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं। और क्लाइंट्स जैसे आपके साथ बढ़ते जाते हैं, तो वो शुरू में कम खेलते हैं, बाद में वो ज़्यादा गैम्बलिंग करने लगते हैं। तो उसकी वजह से आप कुछ ही महीनों में ऐसा मुकाम अचीव कर लेते हो कि आप बहुत मोटा पैसा कमाए। तो उस समय के अंदर ही, तो अभी ये वो समय, हमने 18 साल की जो उम्र है उसको टच ही किया था, और लगभग 1 लाख रुपए महीना हमने उस समय पर जो है कमाना शुरू कर दिया था। कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख, ऐसे ऊपर नीचे जो है हमारा होता रहता था, डिपेंडिंग ऑन कि हर महीने क्या परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। आ, अच्छा, अब इस चीज़ के अंदर उस समय पर हमारे को इस चीज़ के अंदर लेकिन हमारे को गिल्ट नहीं था। वैसे तो किसी को गैम्बलिंग कराना, जुआ खिलाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जुआ जो है वो बर्बाद ही करता है ना। लेकिन हमारे को ये था कि भैया ये एक लेजिटिमेट प्रोसेस है। लोग गैम्बलिंग खेलते हैं, जो उसमें जीतते हैं उनको पैसा मिलता भी है, ठीक है। और अगर हार रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं। लेकिन आज अगर हमारे पास ऐसा कोई काम आए तो शायद हम नहीं करेंगे। अब ये हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई, 17 एक साल पुरानी बात हो गई है। तो तब कर लिया था, लेकिन हमने 16-17 साल पुरानी बात हो गई है। तो इसके अंदर हम बहुत जो है मोटा हमने पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन इस समय पर हमारे को ऐसा लगता है कि जो डिवाइन पावर्स है ना, जो डिवाइन होता है, वो हमें लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने हस्तक्षेप किया, और वे नहीं चाहते थे कि हम इस काम के अंदर करें। तो हमारे पिताजी को जो सिरोसिस के अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, और पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। तो जैसे बेड रिडन हो जाता है, सब कुछ बीच में ही होने लग जाता है। तो और अब माताजी तो पहले ही जा चुकी थी, तो उनकी सेवा कौन करेगा, पैसा है नहीं कि कोई नर्स रख ले, है ना। और मतलब इतना नहीं था फिर भी,
वैसे रख सकते थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा था कि पिताजी को हॉस्पिटल बहुत हमारे को लेकर के जाना होता था, तो बहुत ज़्यादा फिर हम छुट्टियां लेने लग गए। और पिताजी की जो ये मतलब अंत के 6 महीने में तो पूरी इस प्रकार की जो है हमने सेवा करी। और बिल्कुल लास्ट क्षण पे भी जब हमारे पिताजी जो हैं उनकी मृत्यु हुई, तो बिल्कुल हम उनके बेड के साथ ही थे। रोज़ हम सोते नहीं थे, लेकिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई तो हम रात को सो गए, तो सुबह उठे तो पिताजी जो है अपने प्राण जो हैं उनको त्याग चुके थे। लेकिन दोस्तों हमारे को ऐसा लगता है कि जो हमारे पिताजी हैं ना, हमारा उनसे रिश्ता बहुत ज़्यादा खटास भरा था, क्योंकि थोड़ा मारपीट भी करते थे, गाली गलौज बहुत ज़्यादा करते थे, मेंटल टॉर्चर बहुत था क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत थी। वो खुद बहुत परेशान थे। लेकिन अंत का जो 1 साल था उनका, उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया कि जैसे कभी उनसे हमारा कुछ विवाद था ही नहीं। जैसे हमने हर चीज़ भूल गए, क्योंकि पिताजी की सेवा के जब हमने सेवा करना शुरू किया, शायद हमारे पिता को, जब हमारी माताजी की मृत्यु हुई, उनको ऐसा लगता था कि उनका कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, उनका कोई नहीं है और सब बेकार है। लेकिन जब हमने वो 1 साल उनकी सेवा करी, है ना, हर प्रकार की सेवा करी, तो हमारे पिताजी को शायद रियलाइज़ हो गया था उस समय पर कि नहीं, मेरी औलाद है। शायद उनको तब इस बात का गिल्ट भी था कि अगर अपनी औलाद को उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया होता, उनका लालन पालन और अच्छे से किया होता और शराब में ना डूबे होते, तो उनकी भी दीर्घायु हो जाती। और बच्चे तो सेवा करने वाले उनके थे ही, बच्चे दुश्मन नहीं थे। उनको ये बात रियलाइज़ होगी, तो हमारे पिताजी बहुत इस गिल्ट में रहते थे। एक बार हमें याद है, हमारे पिताजी ने हमें कहा था कि बच्चे, मैं ना जो है मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्यों, हम तो उनको नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने हमारी आंखों में पढ़ लिया था कि बेटे को पता है कि मैं अब जाने वाला हूँ। पिताजी कहते थे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर रोज़ मरता हूँ, शरीर का एक एक अंग दर्द करता है अंदर से। तो जब पिताजी की हमने सेवा की और फिर पिताजी चले गए, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपनी नौकरी अंत के 2 महीने में तो बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि भी मैं नहीं आऊँगा। और कुछ ऐसा था कि पिताजी की जब मृत्यु हो रही थी या होने वाली थी, तो उस समय पर हमने कुछ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे पुरानी नौकरी छोड़ करके। तो एक दूसरी नौकरी हम ज्वाइन कर रहे थे, एक बड़ी कंपनी थी बहुत। तो उसके अंदर लगभग 22,000 रुपये हमारे को तनख्वाह मिलनी थी। अच्छा, अब ये जो सारा समय था, इस समय पर जो अभी हमारी जो अर्धांगिनी है, वो और हम एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के हम मित्र थे। तो इस समय पर हमारी अर्धांगिनी जो हैं, इन्होंने उस कंपनी के अंदर जॉब करना शुरू कर दिया था जिस कंपनी ने हमारा जीवन बनाया, जिसके अंदर हम डेट कलेक्शंस बिजनेस के अंदर थे, लोन रिकवरी के बिजनेस के अंदर थे, बट द प्रोसेस वाज अमेरिकन। तो ये वर्ल्ड की आज भी सबसे बड़ी डेट कलेक्शंस कंपनी है, जिसके अंदर हम काम करते थे। तो पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और फिर उसके बाद जो 13 दिन का समय होता है, तो 13 दिन का समय होता है, जो ये कंपनी थे जो 22,000 तनख्वाह दे रहे थे दूसरे वाले, तो वो हमें बार बार बुला रहे थे कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। तो हम उनको बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो अभी ये सारे हम जो हमारे जो रिचुअल्स हैं इनको पूरा करके फिर हम आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन पिताजी की हमारी 13वीं थी, उस दिन क्योंकि इनके परिवार, इनको इनके बारे में तो पता था हमारे घर के अंदर कि ऐसे कोई लड़की है जिनको हम पसंद करते हैं, तो इनके परिवार वाले भी जो हैं और हमारी जो वाइफ हैं, तो वो हमारे जो पिताजी की जो 13वीं है उसके अंदर इनका पूरा परिवार आया था। और शाम को रिचुअल्स पूरे हो जाने के बाद जो हैं ये कहने लगी कि भाई हमारे को ऑफिस जाना है, और ये कुछ ऐसी बात होने लगी कि भाई मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जो है ऑफिस जाऊंगी। लेकिन हमें ऐसा लगा कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके वो जाएंगी तो पता नहीं कितना सेफ़ होगा या नहीं होगा। तो हमने इनको कहा कि भाई तुम चिंता मत करो कि रिचुअल्स तो पूरे हो ही गए हैं, तो हम तुम्हें जो है बाइक पे छोड़ाते हैं। अब दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पिताजी का आशीर्वाद और हमारी धर्मपत्नी की इच्छा हमारे को वहाँ लेकर के जा रही थी, अंदर ही अंदर ये भी कुछ ना कुछ शायद चाह रही थी, या शायद पिताजी इनको संकल्प दे रहे थे। तो कुछ ऐसा सबब बना कि इनको लेकर के हम ऑफिस चले गए। और काफ़ी लंबा ड्राइव था और मोटर बाइक पे जाना काफ़ी धूल धक्कड़ हो गया था। तो इनको हमने ले जा कर के कंपनी का जो रिसेप्शन है, वहाँ पे हमने इनको छोड़ा। वॉशरूम गए अपना मुंह धोने के लिए कि मैं मुंह धो करके आता हूँ, बाहर टपरी पे चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद अपना जो आपका जो शिफ्ट है आप उसको स्टार्ट कर लेना। थोड़ा बिफोर टाइम हम चले गए थे। दोस्तों जितनी देर में हम वॉशरूम यूज़ करके आए, बाहर निकले, तो हम देखते हैं कि रिसेप्शन पे जो अभी हमारे जो वाइफ़ हैं, तो उस टाइम तो वाइफ़ नहीं थे ना, तो वो अपने हाथ से अपनी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में
जो है हमारा रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे थे, पूरा रेज्यूमे बना रहे थे हैंड रिटन, और आधा बना चुके थे। उनको हमारे एक्सपीरियंस, करियर, काफ़ी सारी चीज़ें उनको हमारी पता थी, क्या हमारे अनुभव हैं। उन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए हमारे को भी कहा कि आप इसके अंदर फिल आउट कर दो। तो अब कुछ ऐसा था दोस्तों कि अभी इस यहाँ पे ना हम जिस समय गए थे तो हम 19 साल के हुए ही थे। तो वैसे तो हमारे को अनुभव जो है 2 ढाई साल का था, लेकिन जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर हम अनुभव उसी समय का दिखा सकते थे जब से हम 18 वर्ष की आयु के हुए थे। तो 18 वर्ष की आयु से लेकर के आगे जितना भी है, तो लेजिट जो हमारा एक्सपीरियंस हम दिखाते हैं ऑन पेपर, वो सारा वो चलता है। तो उन्होंने वो डाला, जो भी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसका उन्होंने 1 साल का हमारा जो है अनुभव वहाँ पे डाल दिया। और कुछ जो भी चीज़ें हमसे साइन वगैरह करा करके उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर इंटरव्यू दे दो, यहाँ पर अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अब दोस्तों ये जो कंपनी थी ये मतलब इतनी बड़ी थी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स को हायर किया जाता था। हालांकि था कॉल सेंटर सेटअप, कॉलिंग का काम था, लेकिन अंडर ग्रेड्स को हायर नहीं करते थे। लेकिन ये वो समय था जिस समय पर ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी और इनको बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर अंडर ग्रेड्स भी हायर कर रहे थे इस कंपनी के अंदर। तो इन्होंने कहा कि भैया आप कर लो। तो मैंने इनको बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी उसी कंपनी के अंदर जाऊंगा, मैं अपनी ग्रेजुएशन पहले पूरी करूंगा, मैं थोड़ा वहाँ स्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो, अब वैसे ही मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने की आदत पड़ गई थी हमारे को, लेकिन वहाँ 22,000 रुपये तनख्वाह फिर भी मिल रही थी। और यहाँ पर जहाँ पर हमारी वाइफ हमारी जॉब करवा रहे थे, जहाँ वो खुद जॉब करते थे, यहाँ केवल मात्र 14,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। तो उन्होंने हमारे को बताया कि आप ये 14,000 रुपये मत देखो, देखो ये कलेक्शंस बिजनेस है, इसके अंदर एक एक महीने के लोग 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। आपके अंदर वो स्किल है। उन्होंने कहा देखो मैं तो आराम से अपना काम करना पसंद करती हूँ, बस टारगेट टारगेट पूरा कर दिया, मैं ये ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ काम करोगे तो आप ये 14,000 रुपये मत देखो, आप ये देखो कि यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स कितने मिलेंगे, आप पैसा कितना कमाओगे। तो बहुत हमने इस पे विचार सागर मंथन किया और करके फिर हमने कहा कि चल ठीक है, इंटरव्यू दे देता हूँ, क्या पता हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने जो रिक्रूटमेंट की टीम थी उनमें से किसी किसी भाई को बुला लिया, कोई एचआर टीम के जो थे, उनको ने रेज्यूमे हैंड ओवर किया। और बाय चांस क्योंकि बहुत ज़्यादा हायरिंग की आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहिए थे, वो भाई अवेलेबल भी था। उन्होंने उसी टाइम हमारे को 5 मिनट में उन्होंने बोला कि आ जाओ, वहीं रिसेप्शन के पास ये केबिन बना हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बुला लिया, इंटरव्यू उन्होंने लिया। अच्छा, जैसे ही हम गए तो पहला प्रश्न उस भाई ने हमसे पूछा कि ये तिलक कैसे है, कहाँ से आ रहे हो। तो हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पिताजी जो हैं वो पूरे हो गए हैं, आज पिताजी की 13वीं थी, तो हम इनको जानते हैं, आई हुई थी, हम इनको लेकर के आए। तो वो बात सुनते ही वो भाई थोड़ा इमोशनल हो गया। और फिर उन्होंने पिछले कुछ समय की जर्नी के बारे में हमारे को पूछा। तो जैसे जनरली होता है ना कि इतने महीनों से आप काम नहीं कर रहे हो, गैप क्यों है। तो हम मतलब सारी उसी के अंदर चली गई, गैप की तो बात ही नहीं हुई, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न ही नहीं पूछा। हमने बताया कि कैसे पिछले कुछ महीनों से पिताजी पूरी तरह से बीमार हैं, माता जी हैं नहीं, तो किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर रहे हैं और क्या है। उन्होंने प्रोफेशनल लाइंस पे हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ही नहीं, बस थोड़ा बहुत फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा किस प्रोसेस के अंदर आप काम करते थे, उसमें क्या सेलिंग थी, थोड़ा हमने उनको बता दिया। जो हमारा इससे जो लास्ट प्रोसेस था वो कुछ ऐसा था कि उसके अंदर आपको कस्टमर को, जो रैंडम लोगों से आपकी बात होती है, उनको माल को सेल भी करना है, उसके बाद उनसे रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है, फिर उनको अपसेल भी करना है, और अगर उनको कोई इशू आता है और वो कॉल बैक करते हैं तो उनकी क्वेरीज को भी हैंडल करना है। तो इनबाउंड, आउटबाउंड और अपसेलिंग तीनों एक ही प्रोसेस के अंदर हम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा प्रोसेस था इससे पहला, जो वो आप लॉटरी सेलिंग वाला जो प्रोसेस था, तो वो करके तो उन्होंने हमारे को, मतलब आप लगा लीजिए 5-10 मिनट ही वो बैठे होंगे हमारे साथ, बस हाँ हाँ ही हमने किया। इंटरव्यू हमारे को फील ही नहीं हुआ, हमारे लोग को लगा ऐसा ही है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इतना सैलरी है, आपका 1 साल का ही अनुभव है, तो हम इतना 14,000 रुपये दे सकते हैं आपको। वो बात हमारे को पहले से ही पता थी, और 2 मिनट के अंदर उन्होंने ला करके ऑफर लेटर जो है हमारे हाथ में पकड़ा दिया। तो हमने उनसे पूछा कि और राउंड्स होंगे सर, इतनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने राउंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही राउंड है अभी, इसके अंदर आपका हो गया सिलेक्शन। और उन्होंने हमारे को वहाँ से भेज दिया। तो दोस्तों ये पहला ऐसा अनुभव हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें हमारे जो वाइफ हैं उन्होंने, उनका वो था, और हमारे पिताजी का भी आशीर्वाद था कि आपको ये करना ही करना है। अच्छा, आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लोज़ करेंगे क्योंकि और बहुत लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। तो यहीं पर रहते रहते दोस्तों अगले 1 सवा साल के अंदर हमने यहाँ पे बहुत पैसा कमाया, मतलब लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए महीना तक हम पहुँच गए थे।
और हमारा कुछ ऐसा था कि जब हमने यहाँ पर 1.5 वर्ष काम कर लिया था, 1.5 साल हुआ ही था, ये 1.5 सालवा ही वो टाइम था, महीना था, जिसमें हमारे को 1.5 साल पूरे हुए, तो कंपनी के अंदर एक इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकली। तो इस समय हम 20 वर्ष की आयु के हुए थे और इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकली ट्रेनर की पोजीशन के लिए। ये जो लोग जब कोई ज्वाइन करता है तो जो लोग ट्रेन करते हैं उनको जो पूरा प्रोसेस वगैरह समझाते हैं, तो उसके लिए उसकी जॉब ओपनिंग निकली। लेकिन इस समय पर हम एक इशू को फेस कर रहे थे। अब केवल इसी किस्से के बारे में बताएंगे, फिर आगे का अगले उसके अंदर करेंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसा था कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं कि हम कई बार आस्तिक बने हैं और कई बार नास्तिक बने हैं। बार बार आस्तिक बन जाते थे, बार बार नास्तिक बन जाते थे, इस प्रकार से। तो हम जो कंपनी थी तो उसमें क्या था कि एकदम से आप इतना इंसेंटिव कमाना शुरू नहीं कर सकते। स्टेजेस होते हैं कि पहले 3 महीना को आपको एक सर्टेन ग्रुप में डालेंगे, उसमें घटिया इन्वेंट्री चलती है तो टारगेट्स भी कम होते हैं, पैसा भी कम होता है। फिर 3 महीने बाद आप अगर आप क्वालिफाई करते हो तो एक अलग ग्रुप में डालेंगे, फिर अलग ग्रुप में डालेंगे, तो बेटर पेपर आपको मिलता जाएगा, बेटर क्वालिटी आपको मिलती जाएगी। मतलब ऐसी क्लाइंट्स आपको मिलते जाएंगे जिनसे पैसे कलेक्ट करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो धीरे 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 करके एक ग्रुप था, उसको बोलते थे कोर। तो हम कोर के अंदर पहुंच गए थे। तो कोर के अंदर क्या है, लाख सवा लाख बड़े आराम से हम कर रहे थे, क्योंकि 3 टाइम्स 4 टाइम्स हम टारगेट का कर देते थे। लेकिन अब इसी टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी और आई थी हमारे सामने, उसको बोलते थे इनबाउंड कोर, जहाँ पे इनबाउंड कॉल आती थी। और इनबाउंड कोर जो हमारे यहाँ पे टीम थी, उसका जो एवरेज इंसेंटिव था वो लगभग 1.5 लाख रुपए था उस समय। एवरेज इंसेंटिव कहने का मतलब ये है कि जो इंसान मेहनत करे तो वो 3-4 लाख रुपए भी कमा सकता है, और कमाने वाले 50-60 हज़ार रुपये महीना भी एवरेज इंसेंटिव कमाते हैं। तो अब हमारे को ये था कि बस अगले महीने, अब जब इसके अंदर हमारे को बस प्रमोट हो जाना है। लेकिन एक इशू था, और वो इशू जुड़ा हुआ था वैष्णो देवी माता से जुड़ा हुआ। उनका इशू नहीं था, बट कुछ उससे किस्सा जुड़ा हुआ था। तो हमने हमारी एक ऑफिस की जो हमारी टीम की ट्रिप थी, उसके साथ ना हम ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। अब हम कोर में नहीं आए थे, तो उनके साथ ना हम इस किस्से से 6 महीने पहले वैष्णो देवी चले गए थे। अभी हम वैष्णो देवी गए तो वैष्णो देवी की जो पूरी चढ़ाई है, पूरी चढ़ाई करके जब आप दर्शन के लिए जाते हैं, तो इस पहले ट्रिप के दौरान ना हमारे को कुछ अनुभूतियाँ हो गई थी वहाँ पे। हमारे को बहुत अच्छा लगता था वैष्णो देवी जाना, वैष्णो माँ के मंदिर जाना। तो हमने एक संकल्प किया था वहाँ पे कि हर महीने 10 तारीख से पहले 125% टारगेट करूँगा, 120% टारगेट करूँगा, और 10 तारीख से पहले अगर 120-125% टारगेट कर लिया तो फिर मैं वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो हमारे टीम लीडर जो होते थे उनको ये बात कंफर्म होती थी कि हर महीने ये जो लड़का है 2 छुट्टियाँ लेता है। मतलब 2 छुट्टियाँ तो ऑफिस की, सैटरडे संडे जैसे क्लब हो गया या जो भी 2 भी साथ में आ रही हैं, उसके साथ में 2 छुट्टियाँ अपनी, जो हमारे को अनपेड लीव्स या पेड लीव्स जो भी मिलती थी, अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है, अपनी अर्न लीव्स यूज़ करते थे। उसको 4 दिन का ट्रिप बना करके 1 दिन में जाना, 1 दिन में आना, और 2 दिन की चढ़ाई उतराई करना। तो 4 दिन का हम अपना पूरा ऐसा बना करके जाते थे। हमारे टीएल को पता था कि हर महीने ये वैष्णो देवी जाता है। तो लगातार 6 महीने हम वैष्णो देवी गए। तो जाना, दर्शन करना, आना, और फिर आकर के बाकी का फिर उसको 200%, 250%, 300% जितना भी टारगेट है करना। लेकिन संकल्प ये होता था कि माँ 10 तारीख से पहले टारगेट 120 करवा दियो तो मैं तेरे दर्शन करने के लिए आऊँगा। तो 6 महीने तक हमने स्ट्रेट अप ये हमने किया। अब बात क्या है कि हमारी जिस टीम में हम काम करते थे उसके अंदर हमारे जितना कलेक्शंस करने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन हमारे टीएम लीडर को ना इस बात से तकलीफ थी कि ये हर महीने छुट्टियां क्यों लेता है। अच्छा, बात क्या है कि जैसे टीम लीडर होता है, टीम लीडर के ऊपर डिवीजन मैनेजर होता है। तो हमारा डिवीजन मैनेजर जो था, जो हमारे टीम लीडर का बॉस था, वो वैष्णो माता का भक्त था। और इस चीज़ को लेकर के वो मना नहीं करता था, हमारा टीम लीडर मना नहीं कर पाता था। लेकिन हमारा टीम लीडर ना कुछ चीज़ों को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के कलपता था, और वो अदर जो हमारी वाइफ है उनको थोड़ा वो पसंद नहीं करता था। और उसको इस बात से प्रॉब्लम थी कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम थी उस चीज़ से। अंदर ही खार खाता था, पता नहीं उसको कोई पुराना कार्मिक अकाउंट था उससे भी हम लोगों का। तो ऐसा करके तो क्या होता है कि आपको जब भी कोई इंटरनल जॉब पोस्टिंग आती है, अगर आप किसी करेक्टिव एक्शन प्लान के ऊपर हो, मतलब आपको वार्निंग इशू हो रखी है आपकी कंपनी से, तो आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा ही हो रखा था, और तो हम वैष्णो देवी जाते थे। तो एक बारी कुछ ऐसा हुआ कि
इसमें हमारी गलती नहीं थी, ये बिल्कुल आईजीपी अप्लाई करने से 1 महीने पहले वाले ट्रिप की बात है कि हमारी पूरी टीम जो है वो वैष्णो माता के मंदिर गई। अब 4 दिन का ट्रिप था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आ, कुछ इसके अंदर हमारे को लगता है हमारी गलती भी थी। टीम के आधे लोग तो वापस चले गए और आधे लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन ना आगे जाकर के पटनी टॉप भी घूम करके आएंगे। और तो हम उन लोगों के अंदर सम्मिलित हो गए कि चलो ठीक है, पटनी टॉप भी लेकर के आएंगे। अब बात ये थी कि जो हमने छुट्टियां ली थी पूरी टीम ने, हम समय पर वापस तो आ गए, लेकिन जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन शाम को कैब नहीं आना था। अब इतनी आपने चढ़ाई उतराई कर रखी है, फिर आगे घूम करके भी आए हो, तो थकान होती है व्यक्ति को। तो उस दिन जो है हम ऑफिस नहीं जा पाए और इसकी वजह से जो हमारा टीम लीडर है उसको बहाना मिल गया और जो हमारे टीम लीडर हैं उन्होंने जो है हमारे को वार्निंग लेटर इशू कर दिया। अब दोस्तों, हमारा जो टीम थी उसके अंदर टारगेट का 2 गुना 3 गुना, कभी कभी 3.5 गुना अचीव करने वाले जो लड़के थे वो अकेले हम ही थे। हमारी पूरी टीम के अंदर हमारे अलावा एक भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि अपना टारगेट पूरा भी करता हो। और वो ऐसा थोड़ा थोड़ा बदमाश टाइप के लड़के थे हमारी टीम में ना सारे, और हम सबके क्या है, छोटे भाई टाइप थे, बहुत कम उम्र थी हमारी, तो सब हमारे को जो है बहुत स्नेह करते थे। लेकिन टारगेट कोई नहीं करता था और वो बातें बनाने में बहुत तेज थे, सब बड़े बड़े थे उम्र में। तो टीम लीडर ने पूरी टीम में किसी को वार्निंग लेटर इशू नहीं किया, अकेले हमारे को इशू किया। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने जब टीम लीडर को इस बात के लिए कन्फ्रंट किया तो उन्होंने हमारे को एक किस्सा याद दिलाया कि पिछले महीने भी जिस दिन तुम मोटरसाइकिल से आए हो उस दिन तुम लेट आए थे, ऑफिस लेट आना अलाउड नहीं है, इसलिए तुम्हारे को ये वार्निंग इशू की गई है। अच्छा दोस्तों, वो भी एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, 1 ही मिनट के अंदर सुनाएंगे। तो जिस मोटर बाइक पे हम ऑफिस आए उस समय पर हमारी अपनी मोटर बाइक नहीं होती थी, तो हमारे एक परम मित्र हैं, उनके बारे में हम बार बार अपने वीडियोस के अंदर मेंशन करते हैं। तो उनकी मोटर बाइक जो है हम लेकर के आए। तो वो जो मोटर बाइक है, उन्होंने ना जिस दिन हम लेकर के ऑफिस गए थे उन्होंने उसी समय उसकी सर्विस कराई थी, उसी दिन एक्चुअली। तो मोटर बाइक जब हमारे पास आई तो हमने बोला कि भाई आज मेरे को चाहिए, तो उसने दे दी कि ठीक है तू ऑफिस ले जा, कल सुबह ले आइयो और वापसी में दे जाइयो। तो हम ऑफिस निकले, तो हम अपने यहाँ हमारे यहाँ से निकले तो वहाँ पर ना एक इलाका आता है पंजाबी बाग। जब आप मेन रोड पे जाते हो तो एक उसमें ऐसा होता है कि अब आप ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है उसको पकड़ लो, या ये है कि आप नीचे से निकलो। तो पता नहीं क्या हमारे को टचिंग हुई तो हम सीधा फ्लाईओवर पे नहीं चढ़े, हम नीचे वाले रास्ते से निकले। और एक ना टर्न है लेफ्ट की साइड, वहाँ पे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। तो जब हम वहाँ जा रहे थे ना तो हम जो है टंकी की तरफ देख रहे थे जैसे, तो हाफ टैंक फुल था, आने जाने का पूरा पेट्रोल था, मैं कभी भी भरवा सकता था। और यारों दोस्तों में तो ऐसा ही होता है, कौन पेट्रोल भरवा करके देता है दोस्तों को? जिसकी बाइक ली वो तो बस हमारी होगी ना, फिर उसके बाद तो पेट्रोल वही भरवाएगा, हम तो खाली करके देते हैं। तो लेकिन हमारे को अंदर से एकदम से ऐसे किसी ने ना चिल्ला करके बोला कि पेट्रोल भरवा। तो हमें अंदर की पुकार लगी कि भैया अच्छा पेट्रोल भरवाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है भरवा लेता हूँ। हमने सोचा चल रहने देता हूँ, फिर तेज़ अंदर से आवाज़ सी आई कि नहीं पेट्रोल भरवाना है। तो हमने सीधा रोड गुड़गांव की तरफ लेने की बजाय हम वो पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ गए लेफ्ट साइड में। पेट्रोल हमने भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद हमारे को अंदर से पुकार आई कि हवा भरवा टायर में, हवा चेक करवा। हवा चेक करा लेते हैं। तो दोस्तों हम हवा चेक कराने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि जो बाइक का टायर होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे ऐसे टायर है तो उसके अंदर एक रॉड होती है, मतलब एक ना बड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, तो रॉड होती है और वो दोनों तरफ से ना कसी हुई होती है, जिसके ऊपर वो टायर टिका हुआ होता है ना। तो वो जो रॉड थी ना, वो रॉड इतनी बाहर थी और बिल्कुल जो टायर जहाँ पे अटका हुआ था टायर, वो बिल्कुल इतने से मार्जिन में अटका हुआ था, क्योंकि जिस जगह से हमारे मित्र ने सर्विस कराई थी मोटर बाइक की, वो पेच लगाना भूल गया था उसके अंदर। एक तरफ से पेच लगता है, उसका टाइट होता है, वो लगाना भाई जी भूल गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो रॉड पूरी तरह से घिस गई थी, अब वो पेच लगाने लायक भी नहीं थी, तो वो रॉड अरेंज करा करके हमारे को रिप्लेस करानी पड़ी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वही है ना, परमात्मा का और माँ का भी आशीर्वाद था उस समय। तो हम बहुत रेगुलर उनकी छत्र छाया को महसूस करते थे, अपनी माँ उन्हीं को ही मानते थे, लॉकिंग माँ तो थी नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि बस यही है, तो ये जो आशीर्वाद हैं, जो चीज़ें साथ चलती हैं, उनकी पुकार थी।
तो किसी चीज़ ने हमारे को अंदेशा दिया। तो जब वहाँ पे देखा तो ये समझ में आया कि अगर इस मोटर बाइक को हम गुड़गांव की तरफ ले जाते, अभी 30 40 45 किलोमीटर और चलाना था इस बाइक को, तो ये रॉड तो कभी भी निकल सकती थी, क्योंकि निकल निकल करके वो इतनी सी तो पहुंच ही गई थी ना। और वो निकलती तो दोस्तों आप इमेजिन करो, 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे बाइक चलती है, और ऐसे में चलती मोटर बाइक का टायर अगर निकल जाता तो क्या होने वाला था उस दिन। तो ऐसा हुआ था। तो उस बाइक को फिर रिपेयर कराने में हमारे को 1 1.5 घंटा लग गया था। हमने इनको तब भी रिपोर्ट किया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। और तब क्या है दोस्तों, तब वो कैमरे वाले फ़ोन्स और ये सब नहीं होता था, तब छोटा फ़ोन होता था हमारे पास। लेकिन हमारे टीम लीडर ने उस बात को कंसिडर नहीं किया, मतलब एक अर्जेंसी को उसने कंसिडर नहीं किया। और 1 2 महीने पहले हुई बात के बाद अब ये बात हुई, तो इन्होंने उस बहाने से हमारे को जो है कैफ इशू कर दिया, वार्निंग लेटर इशू कर दिया। अब बात क्या है, हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली में हमारा टीम लीडर जो है वो इस बात से कलपता था कि हम हर महीने छुट्टी लेते हैं। अब हम छुट्टी लेते थे माता के दरबार जाने के लिए, और अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो उससे पहले अपना टारगेट 120% करके जा रहे हैं, तभी छुट्टी लेते थे। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, जैसे अंदर ही अंदर उसको कुछ खार थी, और वो थोड़ा हमारी वाइफ को भी पसंद नहीं करते थे। वो हमारी वाइफ के कैबमेट थे, शायद उन दोनों का आपस में कुछ झगड़ा वगैरह था, तो बस अंदर ही अंदर अपनी किसी ईर्ष्या के चलते उन्होंने हमारे को ये वार्निंग लेटर इशू कर दिया। तो अब यहाँ पे दोस्तों जब आईजेपी निकली, तो एक तो हमारे को ट्रेनर आईजेपी के अंदर कोई भी उसके अंदर हमारे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बात क्या है कि अब इस समय पर हम लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे थे हर महीने। और क्या था कि अगर हम ट्रेनर बन जाते, तो ट्रेनर बनने में क्या होता है कि आपको अ, अ, अगर आप ट्रेनर बनेंगे तो ये जितने भी इंसेंटिव्स आप कमा रहे हैं ये तो ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी सैलरी है उसके ऊपर आपको कुछ इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, पिछले 1.5 साल के अंदर हमारा 2 बार प्रमोशन हो चुका था। जैसे एजेंट लेवल पे ही 2 लेवल्स होते हैं, 2 बार या 1 बार प्रमोशन हो चुका था आई थिंक। तो वो बढ़ के हमारी जो सैलरी है वो 18,000 रुपये के आसपास हो चुकी थी। आ रहे थे लाख रुपए से ज़्यादा, लेकिन सैलरी तो 18,000 ही थी ना। तो अब हमारे को ये था कि भैया ये जो ट्रेनर आईजेपी है, अगर हम ये अप्लाई करते भी हैं, वैसे तो हम एलिजिबल नहीं है, लेकिन करते भी हैं, तो भैया ये जो इतने सारे पैसे मैं कमा रहा हूँ, जिससे मैंने घर बनाना है, जैसे ये करना है वो करना है, ये कहाँ से आएगा। लेकिन जो हमारी वाइफ है वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि नहीं तुम्हें ट्रेनर बनना है, नहीं तुम्हें ट्रेनर बनना है। हमने उनको कहा कि जब टीम लीडर का आएगा तब करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, जो तुम्हारा पर्सनालिटी है, ये जो तुम जिस तरह से बात करते हो, कस्टमर से भी जैसे एंगेज करते हो, यू आर अ ट्रेनर मटेरियल, आपको जाना चाहिए। इससे आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा ग्रूम होंगे। और ट्रेनिंग टीम के अंदर भी हमारे को बहुत बहुत बख्श मिली, बहुत अच्छे लीडर्स मिले, बहुत अच्छे बॉस मिले, बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटी सी उम्र के अंदर बहुत कुछ सिखा दिया उन लोगों ने ना। तो तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बनोगे, नहीं आप बनोगे, वो पीछे पड़े नहीं। तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था आईजेपी को अप्लाई करने का, लेकिन हमारी वाइफ फिर वहीं पे, जो उन्होंने हमेशा दिशा दिखाई। तो हम उनको कहते थे कि भाई मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ, ठीक है, कम से कम ये करूंगा मैं तो 20 22 हज़ार रुपये का आदमी हो जाऊंगा, तो मैं क्यों। तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस पोजीशन को चूज करते हो तो आने वाले कुछ सालों में आपको इंसेंटिव्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा इतना पैसा कमाने के लिए। आप एज अ सैलरी इतना पैसा डिमांड कर पाओगे मार्केट के अंदर। यहाँ से तो ऐसा ही अनुभव है ना। और इतना ना भी कर पाओ बट इसके आसपास तो आप पहुँच जाओगे। तो इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ग्रूमिंग हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाओगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ जाएंगी। कब तक एजेंट रहोगे। तो दोस्तों ये वो समय था, 20 साढ़े 20 वर्ष की आयु थी हमारी। तो हमारी वाइफ ने जो है ज़बरदस्ती हमारे को ट्रेनर आईजीपी के अंदर एनरोल करा दिया। और वो भी कैसे कराया, वो उन्हीं डिवीज़न मैनेजर के पास हमारे को लेकर के गए, रिक्वेस्ट किया हमने सर से, जो हमारे बॉस के बॉस थे, कि सर ऐसे ऐसे हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं सर को क्या था, हमने वैष्णो माँ का नाम लिया, उन्होंने बोला कि जा जा मैं लिख दूंगा ईमेल, तो आईजीपी अप्लाई कर ले। तो 3 राउंड्स थे। अच्छा, आईजीपी कैसे क्लियर हुई इसकी कहानी अलग से बताएंगे। इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो आईजीपी में कुछ ऐसा हुआ, जैसे 3 अलग अलग राउंड्स थे। पहले एक राउंड था, वो उसके ऊपर था, रीजनिंग के ऊपर था, तो उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद थोड़े हम सीरियस हो गए। फिर एक था जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लानी थी, प्रेजेंटेशन देनी थी, वो बहुत अच्छा रहा। तो कुछ ऐसा हुआ, फाइनल राउंड के अंदर ना 3 लोग पहुँचे। तो उसके अंदर एक कन्या थी। वो कन्या बहुत ही बहुत सुंदर थी, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई बहुत सुंदर जैसे कोई कन्या हो, तो उसके प्रति लोग कहते हैं कि लोग वैसे ही आकर्षित होते हैं। और वो कन्या किसी एक ऐसी टीम का पार्ट थी जिसके अंदर उनको थोड़ा बहुत डिलीवरी, ऑडियंस को हैंडल करने का पहले से अनुभव था।
हमारे अलावा एक वो कन्या थी, हम थे, और एक और भाई था जो कि बहुत ही ज़्यादा शाना, बहुत ही ज़्यादा समझदार था। वो लगभग 10 साल बड़ा था हमसे उम्र के अंदर। तो सब लोग ये इवैल्यूएट कर रहे थे, क्योंकि अब तो हम मैच्योर लगते हैं पर तब एकदम ही बच्चे से लगते थे ना। तो सब लोग ये इवैल्यूएट कर रहे थे कि भैया ये जो ट्रेनर आईजेपी है, इसमें 3 लोग ये लास्ट में पहुंचे हैं, ये तो है बच्चा सा, इसका तो होने वाला है नहीं। दूसरा बोलते थे कि ये जो दूसरा लड़का है इसका भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा सही है। सबकी नज़र उस कन्या के ऊपर थी, क्योंकि वो जैसे होता ना कि एक वो बला वाली खूबसूरती, इस टाइप का कोई पर्सनैलिटी थी वो बहन की। तो सब ऐसे थे कि इसको अनुभव है, इसी को ही लेंगे, इसी को ही लेंगे, इसी को ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमारा ट्रेनर आईजीपी का रिजल्ट जिस दिन हमारा आया, तो उस दिन एक ट्रेनर को प्रमोट करना था, लेकिन जो पूरा जो पैनल था वो 2 लोगों के बीच में कंफ्यूज हो गया कि इसको लें या इसको लें। जो पूरा पैनल जिसने हायर करना था, बहुत बड़ी टीम थी अलग अलग राउंड्स के अंदर, उनके बीच में झगड़ा हो गया। आधे लोग बट गए कि उसको हायर करना है, आधे लोग बट गए कि हितेश को हायर करना है। और ऐसा करके फिर जिस दिन रिजल्ट आया तो उसमें 2 लोगों का नाम था, एक तो हमारा और एक वो दूसरे वाले भाई का, हम दोनों का, जिनके ऊपर लोग शक कर रहे थे। और जिस कन्या के बारे में सोचा जा रहा था कि ये ट्रेनर बनेंगी, उनका प्रमोशन हुआ ही नहीं। तो पूरी कंपनी के अंदर एक सदमे की लहर फैल गई कि क्या हुआ। अच्छा, और उस दिन दोस्तों सबसे विशेष चीज़ ये जो देखिए, जो हमारे को वार्निंग लेटर जिस इंटेंशन की वजह से इशू किया गया था ना, उस व्यक्ति को, हमारा जो टीम लीडर है, उसको इस बात की तकलीफ थी कि ये वैष्णो माँ के मंदिर जाता है, इसके लिए छुट्टियां लेता है। पता नहीं क्या तकलीफ थी उनको, उसको पसंद नहीं था कि हम दर्शन करने के लिए जाएं। दोस्तों, जिस दिन हमारा प्रमोशन हुआ, उस दिन ही, जो हमारे प्रमोशन का दिन था, तो हमारे लिए केक वगैरह मंगाया गया। ठीक है, जब केक आया ना दोस्तों, तो एक केक नहीं आया, 2 केक आए और 2 बुकेज आए। तो हम थोड़े कंफ्यूज, 2 केक 2 बुकीज क्यों आए? वो इसलिए आए दोस्तों कि हमारा जिस दिन प्रमोशन हुआ, उस दिन हमारा वो टीम लीडर जिसने हमारे को वार्निंग लेटर इशू किया था, हम उनके बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन उस दिन उनका आखिरी दिन था कंपनी के अंदर। हमें नहीं पता थी ये बात, वो नोटिस पीरियड पे चल रहे थे। और बाद में हमारे को पता पता चला था कि उनको आस्क टू लीव कर दिया गया था। और आस्क टू लीव करने के अंदर एक कारण उनको ये भी बताया गया था कि तुम्हारी पूरी टीम ऐसी है, इतने तेज लड़के हैं तुम्हारी टीम में, कि तुम्हारी पूरी टीम 200% टारगेट करे, लेकिन तुम इन लड़कों को काबू नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से तुम टारगेट पूरे नहीं करवा पा रहे हो इतने महीनों से। और एक लड़का तुम्हारी टीम में जो टारगेट पूरा करने वाला है, जो 2 गुना 3 गुना टारगेट करके देता है, तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम उसी को ही डिमोटिवेट करने में लगे हुए हो। इस चीज का ग्राउंड लेकर के उनको आस्क टू लीव कर दिया गया था कंपनी से। तो और हमारा ये जो ट्रेनर का जो रोल हमने उस समय पे लिया दोस्तों, उसी के बाद जो हमारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के अंदर जो एनहांसमेंट हुआ, जो नॉलेज के अंदर, जो विजडम के अंदर हमारा एनहांसमेंट हुआ, उसी की वजह से, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आज जो ये सेवा हम कर रहे हैं, जो ये काम हम कर रहे हैं, ये हम कर पाते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ उदाहरण कि कैसे हमारी जो वाइफ हैं, तब तो वाइफ थी भी नहीं, लेकिन उन्होंने ही जीवन संगिनी बनना था ना, वो वैसा कुछ रोल था। तो उनके कहने पर जब हम किसी चीज़ पे चले तो हमारी तरक्की ही तरक्की हुई। अगले एपिसोड के अंदर बताएंगे कि क्या उनके कहने पे हमने नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी बर्बादी हुई, और जिसके चलते एक बार हमें जेल भी जाना पड़ा और कुछ महीने जेल के अंदर बिताने भी पड़े। तो वो क्या किस्सा था, जेल के अंदर का क्या अनुभव था, वो सब हम अपने अगले एपिसोड के अंदर जल्द ही आप सभी के साथ साझा करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों, जो पूरी कहानी, अपना जो चैप्टर हमने शेयर किया, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। इसके अंदर जो हमने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि आज के ये जो हमने जीवन कहानी का एपिसोड शेयर किया, इससे आपको क्या शिक्षा मिली। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।